हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम ये सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं, ये सारे टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कॉपी एंड पेन ले लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको राइट डाउन करना चाहिए तो आप राइट डाउन कर सको, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। एंड मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये कोडिंग क्लास है। तो कोडिंग क्लास में क्या होता है कि अगर हम कोई भी पार्ट मिस कर जाते हैं ना, तो बाद में वो सस्पेंस हो जाता है कि यार ये चीज़ कैसे आ गई, ठीक है। तो फिर आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद मतलब वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। तो ये कोडिंग क्लास है, तो इसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री एडिटर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई फेवरेट एडिटर है आपका तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं HTML का, तो उसके लिए हम बेसिक एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो पहले हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। फोल्डर का नाम, अभी प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट का नाम। अब इसके अंदर मैं कुछ और फोल्डर्स बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एसिड्स बनाऊंगा अपने, यहाँ पे मैं अपनी सीसेस और इमेजेस और जीएस फाइल्स को रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ एसिड्स, और एसिड्स के अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ सीसेस का। सॉरी, इसमें डबल एस नहीं, ट्रिपल एस नहीं आएगी, डबल एस आएगा, ठीक है। और एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के लिए। यहाँ पे हम अपनी प्रोजेक्ट की इमेजेस को रखेंगे, ठीक है। और एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जेएस का, जहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को रखेंगे हम, ठीक है। और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में हम रखेंगे जो भी हमारी थर्ड पार्टी की जो लाइब्रेरी होती हैं, जैसे हमारी बूटस्ट्रैप लगा लो आप, बूटस्ट्रैप की फाइल्स को हम लाइब्रेरी में रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम इस पूरे डेमो प्रोजेक्ट को हम अपने एडिटर में यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए डेमो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हमारी एसेट्स जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट किए थे वो हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट फाइल मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और फर्स्ट फाइल का नाम मैं रखूँगा index.html, index.html, ठीक है। क्योंकि हम HTML सीखने जा रहे हैं, तो इस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी HTML, ठीक है। और इंडेक्स मैंने क्यों रखा फाइल का नाम, क्योंकि इंडेक्स हमारी वो फाइल होती है जो कि ऑटोमेटिकली जब भी हम लाइव वेबसाइट को हिट करते हैं, लाइक जैसे आपने कोई डोमेन परचेज कर लिया और अपने सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया, तो जैसे ही आप अपना डोमेन का नाम लिखोगे तो आपकी जो index.html फाइल है सबसे पहले कॉल होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। तो इसीलिए हम जो हमारी फर्स्ट फाइल है उसका नाम रखेंगे index.html, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड से Shift 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का ये आइकन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर सकता हूँ या फिर एंटर एंटर प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी प्रेस कर लीजिए। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा जो HTML का बेसिक कोड है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो हमारा बेसिक कोड HTML का यहाँ पे जनरेट हो गया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा कोड हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या इसका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। ये वेलकम की फाइल है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए HTML में क्या था कि पहले हम HTML के भी काफ़ी सारे वर्जन हैं। तो पहले हम काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पहले हम यूज़ करते थे HTML, ठीक है।
सॉरी HTML यूज़ करते थे, और उसके बाद फिर हम यूज़ करने लगे XHTML, ठीक है। और अब हम यूज़ करते हैं HTML5, ठीक है। तो ये HTML के वर्जन है, ठीक है। पहले हम HTML यूज़ करते थे, इसके भी आगे फर्दर काफ़ी वर्जन होते थे, जैसे 4.0 4.1 ऐसे करके। तो फिर उसके बाद XHTML आया, तो फिर हम XHTML यूज़ करने लगे, और अब HTML5 वर्जन चल रहा है। तो अब हम HTML5 वर्जन यूज़ करते हैं। मोस्टली जितनी भी वेबसाइट अब बनती हैं वो HTML5 में ही बनती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको बताने का मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने HTML में एक वेबसाइट बनाई, या फिर XHTML में एक वेबसाइट बनाई, या फिर HTML5 में एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो लेकिन ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये HTML5 में बनी हुई है वेबसाइट, या फिर ये XHTML में बनी है, या फिर ये HTML में बनी है। तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो आप वेब पेज के लिए। तो यहाँ पे उसके लिए हम डॉक टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है। डॉक टाइप से ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो डॉक टाइप है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो हमारी HTML की जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है डॉक टाइप, ठीक है। तो इसी से ब्राउज़र को पता चलता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो और इसी डॉक टाइप के अकॉर्डिंग जो भी इसके रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ब्राउज़र पूरे कोड को चेक करता है हमारे, ठीक है। तो हमारी जो HTML होती है वो उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, W3C वैलिडेटर है। यहाँ पे हम अपने HTML कोड को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है किसी डोमेन पे, तो यहाँ पे आप उसका URL डाल सकते हो, और यहाँ पे वैलिडेट बाय फाइल अपलोड। अगर आपके पास कोई लोकल आपके कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करके रखी हुई है, जैसे हमने अभी index.html रखी है, तो वैसी कोई फाइल है तो आप उसको यहाँ से अपलोड करके यहाँ से वैलिडेट चेक कर सकते हो कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। वो ये हम आगे प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वैलिडेट करते हैं कोड को। और यहाँ पे वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट, तो यहाँ पे आप सिंपल अपने कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ से चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आने वाले अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं हमारे HTML कोड को, ठीक है। तो ये हो गया डॉक टाइप। तो आपको डॉक टाइप क्लियर हो गया कि ब्राउज़र को डॉक टाइप से ही पता चलता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, और मैंने डॉक टाइप के रूल्स को फॉलो करके पूरे कोड को चेक करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड शो यहाँ पे मैं चला लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि जैसे हम HTML की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो HTML होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हमारी HTML होती है वो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो ब्राउज़र है वो सिर्फ HTML को ही अंडरस्टैंड करता है, और किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जितनी भी वेबसाइट बनी है वो सारी HTML में बनती हैं, ठीक है। तब देखिए तो डॉग टाइप के भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स होते थे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डॉग टाइप्स हैं उसके भी जो टाइप्स हैं वो क्या होते थे, स्ट्रिक्ट टाइप होता था। ये DTD का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते थे पहले, स्ट्रिक्ट टाइप, ट्रांजिशनल, फ्रेम सेट। तो इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फ्रेम सेट की बात कर लेते हैं कि जब भी हमें कोई वेबसाइट फ्रेम सेट एक टैग है, ठीक है। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम फ्रेम सेट टैग को यूज़ करके कोई वेबसाइट क्रिएट करते थे, तब हम जो उसका डॉग टाइप रखते थे वो रखते थे फ्रेम सेट। स्ट्रिक्ट के केस में वो थोड़ा सा चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट हो जाती थी मेंशन करनी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि अगर HTML में कोई डिव हमने स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज करना मैंडेटरी हो जाता था, ठीक है। नहीं तो हमारा कोड वैलिडेट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। और जैसे आपने कोई मान लीजिए एट्रीब्यूट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आप डाल रहे हो उस पे हम कोड्स यूज़ करते हैं, इन्वाइटेड कॉमास यूज़ करते हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए तो उससे भी हमारा कोड वैलिडेट नहीं होता था। तो स्ट्रिक्ट टाइप में थोड़ा सा ये डॉग टाइप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता था, ठीक है, चीज़ों को लेके।
और लेकिन ट्रांजिशनल में क्या होता था कि अगर आपने कोई चीज़ मिस भी कर दी है तब भी वो वैलिडेटर जो उसको वैलिडेट कर देता था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और फ्रेम सेट का आपको पता चल गया। तो ये चीज़ें जो ये 3 टाइप्स हैं डीटीडी के डॉक्यूमेंट टाइप्स के, तो ये पहले यूज़ होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक्सएसटीएमएल आ गई, ठीक है। एक्सएसटीएमएल आ गई तो एक्सएसटीएमएल की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके लिए अलग डॉक टाइप मेंशन होता था, तो ये देखिए यहाँ पे एक्सएसटीएमएल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अलग डॉक टाइप मेंशन करना पड़ता था हमें, तो ब्राउज़र इसी डॉक टाइप के अकॉर्डिंग पूरे कोड को चेक करता था। लेकिन अब जो HTML5 हम अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ रिमूव करके ये सिंपल एक लाइन, छोटी सी लाइन ऐड करनी पड़ती है हमें। इससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि डॉक टाइप हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले कौन से डॉक टाइप होते थे, अब कौन से डॉक टाइप हैं, ठीक है, HTML5 में। तो क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। इसके बाद हम नॉर्मल अपना HTML टैग स्टार्ट कर लेते हैं। हम अब टैग की बात कर रहे हैं तो देखिए टैग क्या होते हैं। तो टैग हम HTML में ये एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी ऐसे करके, ठीक है। तो ये है स्टार्ट के लिए, ये है स्टार्ट टैग के लिए, और ये है एंड टैग के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैग, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में आप कोई पूछ लेता है कि टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो हम HTML में एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं उनको टैग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनको कोई नेम दे देते हैं, लेकिन जैसे कि मैं इस टैग को नेम दे देता हूँ HTML, ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML टैग। हमने टैग को एक नेम दे दिया HTML, तो इसको आप HTML टैग बोल सकते हो, ठीक है। मान लो कि इसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, मान हेलो लिख देता हूँ, तो ये आपका हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। तो इसको आप HTML टैग भी बोल सकते हो, इसको आप HTML एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो कि जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जो HTML में हम यूज़ करते हैं उनको टैग बोलते हैं। लेकिन जब हम उन टैग को कोई नेम दे देते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और उसमें कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम टैग बोलेंगे और इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया। उसके बाद HTML में एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। हेलो को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो HTML में अब टैग, जो हमारे टैग होते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग, ठीक है। तो ये लैंग क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे जो इन्वाइटेड कोमास लगा लो आप, या कोट्स बोल सकते हो, डबल कोट्स, इसमें हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ EN, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टैग, HTML टैग या फिर एलिमेंट, और इसमें हमने एट्रीब्यूट दे दिया लैंग, ठीक है, और उसको वैल्यू दे दी EN, ठीक है। आप समझ गए, एलिमेंट, और एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू। तो अभी मैंने यहाँ पे HTML के अंदर लैंग लिख दिया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी, वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं इंग्लिश यूज़ करना चाहता हूँ, कि जो मेरी वेबसाइट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बननी चाहिए, यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, लैंग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम जिस लैंग्वेज में हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, लाइक जैसे एक है हेड टैग हो गया, ठीक है, और एक हो गया बॉडी टैग, ओके। जैसे कि हमारे हमारे बॉडी के भी 2 पार्ट्स हैं, एक हेड है हमारा और एक बॉडी है, ठीक है। तो वैसे ही HTML के भी एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। तो हेड में हम क्या मेंशन करते हैं, वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, जैसे कि टाइटल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइटल टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी हम हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, डेमो प्रोजेक्ट। और ये टाइटल कहाँ पे शो होगा, मैं इसको रन भी करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं यहाँ से ना आप एक एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एडिटर में देखोगे, ये लास्ट वाला टैब है, यहाँ से आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। मैंने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, ये देखिए, ये रही,
ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा मैंने आप एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो प्रिंटर करके, इससे आपका कोड जो है प्रॉपर कलर्स में आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अलग कलर में आ रहा है, ये अलग कलर में आ रहा है और ये अलग कलर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए, लाइव सर्वर एंड प्रीटियर। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसको रन कर लेता हूँ लाइव सर्वर से। यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक ब्राउज़र में एज ए लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बॉडी में भी कुछ लिख देता हूँ, लाइक एक H1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग लिख दी मैंने। तो यहाँ पे टाइटल यहाँ क्यों आ रहा है, एक मुझे चेक करना पड़ेगा। हेड टैग है हमारा, बॉडी टैग है, HTML हो गई। ओके, तो यहाँ पे शायद, अच्छा ओके, यहाँ पे हमने इसके टाइटल की स्पेलिंग गलत डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल आएगा और यहाँ पे भी मैं इसको टाइटल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है, टाइटल है हमारी वेबसाइट का, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ, एस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एस ऐड हो गया है। तो जो भी हमारा हेड में हम ऐड करेंगे, वेबसाइट की जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो हमारे टाइटल हेड में शो होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, डॉक टाइप क्लियर हो गया, HTML यहाँ से स्टार्ट की हमने, यहाँ पे क्लोज कर दी। हेड टैग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया। टाइटल टैग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, टाइटल टैग में हमारी वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट नेम है या वेबसाइट का नेम है वो हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वैसे ही कोई टैग ऐड करके देख लिया था। ठीक है, तो जो भी हम हेड टैग में हमने ऐड किया है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, और जो भी हमने बॉडी टैग में जो भी कंटेंट ऐड किया है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे UTF-8, यहाँ पे UTF-8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, तो लाइक जैसे हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ओपन हो सके, तो हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। तो उसके लिए जैसे हम गूगल ट्रांसलेट का प्लगइन यूज़ करते हैं, या फिर स्क्रिप्ट बोल लीजिए, स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट से वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आ रही है। ठीक है, या फिर मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मूव टू करियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की, तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये इंग्लिश में शो हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे देखिए HTML में लैंग एट्रीब्यूट है, वहाँ पे आ रहा है ENUS, इंग्लिश लैंग्वेज US। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए जब भी मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा तो हमारा ये लैंग एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेट टू अरेबिक यहाँ पे है, तो अरेबिक हो गया। तो आप देखोगे कि लैंग एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है, जो भी हम लैंग्वेज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज हो गई। तो हमारी पूरी वेबसाइट देखिए अरेबिक में, आप देखिए यहाँ पूरी कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे करके इसलिए लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लियर हो गया आपको लैंग एट्रीब्यूट का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा UTF-8। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स हम हेड टैग में यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने UTF-8 यूज़ किया है। तो इसका क्या मतलब है, कैरेक्टर सेट। UTF की फुल फॉर्म होती है यूनिकोड। यूनिकोड मतलब यूनिक कोड। ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और 8 का मतलब है 8 बिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। लेकिन ये यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हेडिंग एंड टाइटल। ठीक है, तो मैं हेडिंग एंड टाइटल लिखा, तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो एंड आ रहा है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा UTF होता है, कैरेक्टर सेट UTF होता है, वो क्या करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे सिंबल्स होते हैं ना, या फिर मैं यहाँ पे एंड लिख के एंड लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिक कोड आ गए हैं यहाँ पे। तो अब एंड के लिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ AMP, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब ब्राउज़र क्या करेगा, इस कोड को रन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कैरेक्टर UTF है वो क्या करेगा, इस कोड को इसमें कन्वर्ट कर देगा एंड में। तो देखिए एंड में कर दिया।
जो भी हमारे अब लेटेस्ट ब्राउज़र हैं उनमें वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि देखिए हमने मैं अगर इसको रिमूव भी कर देता हूँ तब भी वो यहाँ पे एंड ही दिखा रहा है। लेकिन जो हमारे ओल्ड ब्राउज़र थे, पुराने थे, लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो हमारे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ओल्डर वर्जन थे उसमें क्या होता था कि ये एक डायमंड टाइप का एक आइकन आ जाता था यहाँ पे, वो काइंड ऑफ एक इशू होता था, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम फिर ये वाला कोड यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम करैक्टर UTF यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे मैं UTF-8 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे UTF-8 आ गया। अगर मैं यहाँ W3 देखिए यहाँ पे आ गया यूनिकोड यहाँ पे। ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यूनिकोड UTF-8। तो देखिए यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट UTF, और यहाँ पे UTF-8 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इसके कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये UTF कोड क्या होता है कि हमारे इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं उसको HTML करैक्टर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, लाइक जैसे मैं यहाँ पे कोड के लिए यूज़ करना चाहूँ तो ये रहा, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का कोड आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, तो देखिए ऐसे करके डबल कोट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोड्स को कन्वर्ट करता है HTML फॉर्मेट में UTF, ठीक है, इसलिए हम UTF यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास मेटा टैग नेक्स्ट है हमारे पास IE के लिए, ठीक है। तो IE की कंपैटिबिलिटी के लिए कि जो भी हम कोड लिखें यहाँ पे वो IE में बिल्कुल परफेक्ट चले, तो उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए हम ये कोड यूज़ करते हैं, ये मेटा टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करते हैं, मेटा व्यू पोर्ट। ये देखिए ये मेटा टैग है, इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम और एक कंटेंट, ठीक है। ये तो नेम में आप पास करोगे व्यू पोर्ट, मेटा नेम व्यू पोर्ट, और कंटेंट में आप पास करोगे विड्थ। किसकी विड्थ? जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारे वेब पेज का कंटेंट है उसकी विड्थ, जो भी डिवाइस है, चाहे वो डेस्कटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, तो उसकी जितनी भी विड्थ है उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। और जो इनिशियल स्केल है वो हम यहाँ पे 1.0 रख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो हमारी वेबसाइट 100% में ओपन हो, ना ही वो 80% में ओपन हो, ना ही वो 120% में ओपन हो, 100% स्केल में ओपन हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1.0 मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि उसका जो इनिशियल स्केल है वो 100% ही रहे, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल हो गया हमारा, यहाँ बॉडी हो गया, ठीक है। ओके, तो हम देख लेते हैं हम क्या चीज़ पेंडिंग रहेगी हमारे उसमें, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था टॉपिक्स। देखिए यहाँ पे डॉक टाइप कवर हो गया हमारा। डॉक टाइप हम क्यों यूज़ करते हैं। HTML के बारे में हमने देख लिया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इस वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो हमारा ब्राउज़र है सिर्फ HTML को ही अंडरस्टैंड करता है। और यहाँ पे लैंग एट्रीब्यूट हमने देख लिया कि लैंग एट्रीब्यूट हम वेबसाइट की लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में वो ओपन हो, तो और कंट्री के अकॉर्डिंग इस लैंग एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और वो पूरी वेबसाइट उस लैंग्वेज में शो होने लग जाएगी। हेड एंड बॉडी टैग देख लिया हमने कि हेड और बॉडी टैग में हेड में हम वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे टाइटल हो गया। बॉडी में हम जो भी हमने कंटेंट ब्राउज़र पे शो करना है वो हम शो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइटल टैग देख लिया हमने। टाइटल टैग में हम वेबसाइट का या प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आता है फेव आइकन, ठीक है। तो फेव आइकन के लिए मैंने यहाँ पे 2 आइकन्स रख रखे हैं। यहाँ पे ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट में एसिड्स में गया, इमेजेस में गया, तो यहाँ पे मैं इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की फेव आइकन्स हैं। PNG फाइल है कि मेरे पास, और एक मैंने आइकन के नाम से ऐड की हुई है, ठीक है। तो फेव आइकन के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, .ico की एक्सटेंशन के नाम से फाइल होती है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप PNG भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेव आइकन
जनरेटर, ठीक है। आपके पास कोई भी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, बट उसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 16 बाई 16, तो आपके पास कोई 100 बाई 100 है या फिर 200 बाई 200 है, तो वैसी एक रेक्टेंगल शेप में एक इमेज होनी चाहिए। तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करोगे और यहाँ से क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको .ico के एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल क्रिएट करके देगा, जिसको आप बाद में यहाँ से क्रिएट होने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद ये जो 2 टैग हैं ये यूज़ करने होते हैं हमने, ठीक है। ये हमने अपने हेड टैग में यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो हमने अभी अभी आइकन ऐड किए हैं अपने उसमें फाइल्स में, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, एसेट्स में जाऊँगा और इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ पे ICO एक्सटेंशन ऐड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरी फाइल PNG वाली फाइल ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसी बात को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। 2 आइकन मैंने PNG का आइकन इसलिए लिया है कि अगर आप .ico का आइकन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप PNG भी यूज़ कर सकते हो, बट जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो .ico को ही मतलब प्रेफर करता है, ठीक है। तो आप ये .ico ही यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ PNG भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम रन करके देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे, देखिए यहाँ पे M2C करके जो हमने फैब आइकन ऐड किया है वो ऐड हो गया है, तो जो कि हमने हेड टैग में ऐड किया है, ठीक है। तो हेड टैग में हमने टाइटल भी ऐड कर दिया और यहाँ पे फैब आइकन भी ऐड कर दिया है। ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारा फैब आइकन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लीजिए किसी भी टैब पे हैं, तो देखिए यहाँ पे W3 फैब आइकन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फैब आइकन जनरेटर का फैब आइकन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमने M2C का फैब आइकन ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप फैब आइकन भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे टाइटल टैग फैब आइकन UTF-8 हमने देख लिया, ठीक है। कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूज़ करते हैं ये। IH कंपैटिबिलिटी के लिए मेटा टैग यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और रिस्पॉन्सिव के लिए भी हम मेटा टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही मतलब मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के रखे हुए थे, बिल्कुल यही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि डॉक टाइप क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती थी। पहले जब हम HTML4 यूज़ करते थे तो कितने टाइप्स की डॉक टाइप होती थी, 3 टाइप्स की होती थी, और वो थी हमारी स्ट्रिक्ट, ट्रांजिशनल एंड फ्रेम सेट। HTML क्या होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया है। लैंग एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, UTF-8 करैक्टर इनकोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फैब आइकन हमारा जो टैब होता है उसमें शो होता है, ठीक है। और व्हाट आर टैग्स एंड एलिमेंट्स, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसमें भी टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जो भी हम एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने जो लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और उसके साथ वैल्यू यूज़ करते हैं। मेटा टैग फॉर रिस्पॉन्सिव टैग, ये भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटर तरीके से, या फिर आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करने की, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।